Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. Good morning and welcome to this special episode of IFMC channel. दोस्तों, बजट खत्म हो चुका है और मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और बहुत सारे क्वेश्चंस अब मेरे पास इसके ऊपर आने शुरू हुए हैं। हालांकि मैं इसको बिल्कुल क्लियरली बता चुका हूं कि मार्केट 2022 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। बम्पी राइड इसको मैंने नाम दिया हुआ है। रीज़न यही है क्योंकि मार्केट के पास इस समय कोई दिशा प्रॉपर नहीं है कि मार्केट कहाँ जाए। इससे पहले एक दो सालों में हमने देखा 2020 के बाद, अप्रैल 2020 के बाद ट्रेंडिंग मार्केट रहा, लगातार मार्केट बढ़ रहा था और लोगों को ट्रेड करने में शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती थी। एक बिगनर और जो बिल्कुल जिसने स्टार्ट किया है उसके लिए भी ट्रेडिंग बहुत आसान थी और लोग कर रहे थे। लेकिन ऑफ लेट अब 2 जनवरी के बाद हमने देखा कि मार्केट में कुछ मूवमेंट इस तरह से हो गई कि ट्रेंडिंग मार्केट ना रह के रेंजिंग मार्केट हो गई है। और मैंने बताया है कि रेंजिंग और ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट होता है और शायद यही वजह है कि ये रेंजिंग मार्केट में लोग काम नहीं कर पा रहे। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मार्केट में जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जब तक बिल्कुल आप ट्रेड ना करें। दूसरी बात, अब मैंने ये देखा कि पिछले 1-1.5-2 सालों में बहुत सारे नए लोग जो हैं वो मार्केट में जुड़े हैं, जिनको अब ये नहीं समझ में आ रहा, एक मन में घबराहट है कि यार हमने पैसे लगाए हैं, हम क्या करें। ज़्यादातर लोगों ने जो स्टॉक्स खरीदे हैं वो अपने ऊपर के रेट से नीचे ही है, चाहे हालांकि निफ्टी अभी भी टॉप लेवल से 1000 पॉइंट ही नीचे है, हम इसको मंदा नहीं मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टॉक्स इतने नीचे आ जाते हैं कि आपको लगता है कि यार बाजार तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है वो रेड में है। ये एक आम सी धारणा है और शायद इसी के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ बाजार का दृष्टिकोण आगे के लिए, क्योंकि बजट अब खत्म हो चुका है, बड़ा इवेंट था और अब मार्केट में किस तरह से हमको मार्केट को व्यू करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। तो दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इंडिया को आपको एक ओवरऑल व्यू आपको देना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इंडियन इकोनॉमी एक लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह की इकोनॉमी है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 2020-21 में ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो ग्रो करा है करीब 6%। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो करीब 6% ग्रो करी है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए 28% ग्रो किया है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान करीब 24% ग्रो किया है। और अब आपको शायद ये सुन के अच्छा लगेगा कि चाइना जो है वो करीब 24% डी ग्रोथ करा है, यानी कि 24% उसकी ग्रोथ गिर गई है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 25% पाकिस्तान की ग्रोथ गिरी है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें, इंडिया यूएस के बाद जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमको ये लगता है कि इंडिया में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा ज़रूर बढ़ेगा। और इसके पीछे
कुछ बड़े रीज़न यही हैं कि पहले तो चाइना में जो और कंट्रीज़ का इंटरेस्ट था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। चाइना की पार्टिसिपेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो रही है और शायद उसकी जगह इंडिया ले रहा है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा बड़ी चीज़ स्टेबल गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है और लोगों को विश्वास है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल स्टेबल है और शायद ये एक बड़ा रीज़न है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और एक और बड़ी चीज़ जो हमारे इंडिया में खास है कि जो हमारा यूथ है, यूथ का अगर मैं परसेंटेज देखूं वो बाकी कंट्रीज़ के तुलना में बहुत ज़्यादा है। करीब करीब 66% ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की उसमें से 66% जो हैं वो 35 साल के नीचे हैं। तो एक यंग इकोनॉमी इंडिया की है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी खराबी बनती है। हाँ, इन्वेस्टिंग के अपने तरीके हैं। अगर आप उन इन्वेस्टिंग तरीकों से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है ट्रेडिंग की और शॉर्ट टर्म व्यू की। अभी हमने बात करा एक लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू इंडिया के लिए एक अच्छा व्यू है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप इंडिया में लॉन्ग टर्म व्यू रख के काम करते हैं डिसिप्लिन के साथ, ये डिसिप्लिन इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग के अंदर भी डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है और वो डिसिप्लिन मैं आपको बता चुका हूँ अपने कई लेक्चर्स में कि किस तरह से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करें शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और शायद आज का मेन टॉपिक हमारा शॉर्ट टर्म व्यू ही होगा और मैं आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। एक व्यू आप अपने दिमाग के अंदर आपके अंदर एक पिक्चर सी बन जाएगी और जब वो कहते हैं ना कि जो पिक्चर है वो दिमाग में ज़्यादा असर डालती है वर्ड्स के मुकाबले। तो आप कोशिश करें जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। पॉजिटिव में डी ग्लोबलाइजेशन आपने देखा होगा कोरोना के बाद कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कि कंट्री टू कंट्री जो व्यापार है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ है और लोकलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया गया है कि जो भी कंट्री है, मान लो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो हम बहुत सारी चीज़ें पहले बाहर से मंगवाते थे तो वो अब बहुत कुछ कम हो गया है और इंडियन कंपनीज जो हैं वो ही हमारी डिमांड को पूरा कर रही है। तो लोकलाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है। डी ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ कि कंपटीशन कम हो गया। जो चाइना के बाज़ार से बाहर से माल यहाँ पर लाया जाता था और जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता था, वो ख़त्म हो गया और एक अच्छा फैक्टर है इंडियन कंपनीज़ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो इम्प्रूव होंगे डी ग्लोबलाइजेशन। तो एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट इससे ज़रूर मिला है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो गुड अर्निंग्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स अनडाउटेडली बढ़िया आ रहे हैं। ये हम लोग लगातार अर्निंग सीजन में देख रहे हैं। ऑल टाइम लो इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम लो पर हैं जिसका फ़ायदा कॉर्पोरेट जगत को मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान बहुत सारे स्टिमुलस दिए थे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, उन सब का असर मार्केट में अभी भी लगातार हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिटेल पार्टिसिपेंट इज ग्रोइंग। रिटेल पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। पिछले 2 सालों में बहुत सारे सेक्टर्स का पैसा, अलग अलग सेक्टर से लोग स्टॉक मार्केट में आए और उन्होंने अपने सेक्टर का पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो बहुत बड़ी एक अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट में आया है जिससे लिक्विडिटी ऑब्वियसली बढ़ी है। और अगर मैं वैसे आपको बताऊं नंबर्स में तो करीब 11 मिलियन डीमैट अकाउंट थे जनवरी 2020 में और 30 मिलियन डीमैट अकाउंट हो गए नवंबर 2021 में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लेके आए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बूमिंग न्यू इकॉनमी। हाँ दोस्तों, आईटी और ईवी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छी
तेजी मार्केट के लिए बनी हुई है। आईटी ने एक अलग सा बूम जो है मार्केट को दिया है पिछले 2 सालों में, और ये सब एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट को दिया गया है। अब अगर मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इंडिया एंड ग्लोबल। दोस्तों, जब हम बात करते हैं डी ग्लोबलाइजेशन की, डी ग्लोबलाइजेशन तो हुआ, कुछ अच्छा पॉइंट हुआ, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन जो है, चाहे वो यूएसए की हो और चाहे वो इंडिया की हो, इन्फ्लेशन ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय क्रिएट कर रखी है। अगर इस इन्फ्लेशन को हमने सही ढंग से काबू कर लिया तो मार्केट के लिए वाकई में एक अच्छी खबर होगी, मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव जोन में चलता रहेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो शायद कुछ प्रॉब्लम हम स्टॉक मार्केट्स में देखने को हमको मिल सकती है। दूसरी, क्रूड जो है वो करीब $90 को क्रॉस कर गया है, जो एक अगेन ऐड फ्यूल टू फायर, एक और जो है वो उसके अंदर कहते हैं ना कि आग में तेल डालने वाली बात। तो क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। अगर वीक प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली जो अब हिंदुस्तान की जो कंपनीज हैं वो माल बना रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी एक लिमिटेड है। पहले क्या होता था कि 100 चीज़ की डिमांड थी और हमारी कंपनी बना रही है 50 या 60 प्रोडक्ट, लेकिन बाकी का जो आपूर्ति थी, जो बाकी का जो एडिशन था वो ट्रेडिंग के ज़रिए, बाहर की कंट्रीज़ के ज़रिए, इंपोर्ट के ज़रिए वो ट्रेडर्स जो है वो उसको पूरा करते थे। लेकिन शायद अब वो नहीं होगा। अगर प्रोडक्टिविटी कम होएगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के ऊपर इसका असर होगा, क्योंकि सामान कम है, मांग ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगी। मोर देन 25 कंट्रीज, अगर आप मान के चलें कि एक सबसे बड़ा एक बड़ी प्रॉब्लम और धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड धीरे धीरे आ रही है, वो है डेट की। बहुत सारी कंट्रीज जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 300% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ 25 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनका जो डेट है उनकी जीडीपी से 300 गुना ज़्यादा है। हालांकि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो करीब 175% होगा, वो भी एक अच्छा खासा है। और ये थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं हमको डराने की कोशिश इसमें रहती है। इंटरेस्ट रेट कैन गो अप एज फेड इज़ वेरी हॉकिश। ये हम देख चुके हैं कि फेड जो है वो बहुत टाइट हो चुका है इन्फ्लेशन के ऊपर। और आज जो मैंने न्यूज़ सुनी थी उसके अंदर तो करीब फेड ने ये भी कह दिया है कि करीब 100 बेसिस पॉइंट तक भी वो बढ़ा सकते हैं। पहले ये करीब 25 लग रहा था, फिर 50 लग रहा था, लेकिन आज जो बात आई है वो 100 बेसिस पॉइंट तक भी फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। और शायद इसी वजह से आज मार्केट काफ़ी नीचे भी खुला था। खैर एनीवेज, और सेंट्रल बैंक्स कांट होल्ड स्टिमुलस फॉर लॉन्ग टाइम। सेंट्रल बैंक्स ने जितने भी कोविड के दौरान स्टिमुलस दिए हुए थे वो स्टिमुलस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते, उनको हटाना पड़ेगा। और अगर उनको हटाया जाएगा तो शायद उनका इफेक्ट भी मार्केट में हमको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। सम मनी कैन शिफ्ट टू क्रिप्टो। क्रिप्टो के ऊपर भी इस बार बजट में कुछ आया है जिसका असर ये हम देख सकते हैं कि जो यंग इकोनॉमी है, जो नया ब्लड है, वो शायद क्रिप्टो की तरफ कुछ जाए और शायद स्टॉक मार्केट का कुछ परसेंटेज जो है वो क्रिप्टो में भी जाए। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर मेरे हिसाब से मैं काउंट करता हूं। इसके अलावा गैम्बलिंग इन पेनी स्टॉक्स इज गेटिंग वेरी, ये मैं आप लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगा। हालांकि बहुत मेजर टॉपिक ये वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया है बहुत सारे यंग लोग, बहुत सारे नए बच्चे स्टॉक मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की जगह गैम्बलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो पेनी स्टॉक्स हो। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने 50,000 रुपये लगाया है। मैंने कहा अच्छा किस में लगाया है? कि मैंने 5 स्टॉक जो हैं वो पेनी स्टॉक दिए 10-10 हज़ार के, और अब मैंने उनको लेके छोड़ दिया है। हो सकता है 4-5 साल के बाद मेरे 50,000 या तो 5 लाख या 50 लाख हो जाएंगे और नहीं 0 हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर ये 0 हो जाएगा क्या, इसका क्या मतलब है? यार यहाँ मैंने तो सोचा हुआ है कि ये गैम्बलिंग ही है।
तो जब इस तरह की मानसिकता ही बन जाती है तो फिर जो है आपको अच्छे और बुरे की समझ करने की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो गैम्बलिंग ही है। तो बिल्कुल भी इस तरह के उसमें ना जाएं कि 50,000 रुपया हम गैम्बलिंग में डाल रहे हैं, और इस तरह से जो होगा धीरे धीरे बहुत सारा लोग जो हैं वो बिल्कुल आउट हो जाएंगे। जब 50,000 खत्म होंगे, भाई सबके तो पैसे बनने से रहे, गैम्बलिंग में ज़्यादातर तो लोग बर्बाद ही हुए हैं। तो जब लोगों की बर्बादी आएगी तो जो बहुत सारा इन्वेस्टर मार्केट में आया हुआ है, जिनके भरोसे मार्केट टिका हुआ है, वो जब यहाँ से जाएगा मायूस होके, तो भी मार्केट नीचे आ सकता है। अगर आगे की बात करें, अगर मैं ग्रीन इन्फ्लेशन की बात करूं, ग्रीन इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि अब हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे 2027-2028 तक। बहुत सारे स्टेट्स ने ये कह दिया है कि 2027-28 तक वहाँ पर कंपल्सरी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उनके अंदर जो सामान लगा है वो भी महंगा है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इससे भी बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन का खतरा, ये वाले जो ग्रीन इन्फ्लेशन का नाम हम इसको देते हैं, चाहे वो सोलर से चलने वाली चीज़ें हों और चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, इनसे भी हमारा जो ज़ीरो कार्बन को अगर हमको अटेन करना है, ज़ीरो कार्बन एनवायरनमेंट चाहिए, तो हमको अपनी जेब से ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, और जेब से अगर ज़्यादा पैसा निकलेगा तो इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन है वो लगातार बनी हुई है। इन्फ्लेशन का डाटा हम यूएस में आज भी हमने देखा है, वो बढ़ के आया है। इसके अलावा फेड जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो बहुत हॉकिश है टोटल। अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने बताया, इनका एक पिक्चराइजेशन करें और व्यू बनाएं, तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म का व्यू मेरा बहुत क्लियर है कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता हूं तो कुछ टाइम के बाद पैसा लेके जाऊंगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जितने भी मैंने पॉइंट देखे हैं, इन पॉइंट्स के अंदर हमको एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी पॉइंट इस तरह से नहीं बन रहा कि मार्केट को जो क्लीन दिशा दे रहा हो, बुलिश मार्केट का या बेरिश मार्केट का। इस समय दोनों ही पॉइंट, जितने भी न्यूज़ और डाटा एनालिसिस मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, कोशिश किया है बहुत सिंपल अंदाज में आपको समझा पाऊँ, ताकि जो मेरे नए बच्चे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएँ, वो कंट्री की इकोनॉमी के साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको जोड़ते हुए एक व्यू बना पाएँ। तो इस व्यू से बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि इस समय शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। और यही रीज़न है कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इरेटिक है। 17,500 के इर्द गिर्द, कभी 18,000, कभी 17,000, कभी 18,000, कभी 17,000, इस तरह से घूम रही है, दिशा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही दिशा लेती है कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, और जैसे ही नेगेटिव की मार्केट चलती है कोई थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड बना हुआ है। तो बहुत संभल के ट्रेड करें। इसके अलावा फोर्थ कमिंग में अब हमारे पास इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस चालू हो गए हैं, वोटिंग पड़ रही हैं, और जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे उनका भी इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत संभल के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी ट्रेड करना तो ऐसा नहीं है कि हमें गैम्बलिंग ही करनी है। राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करें। अगर राइट अपॉर्चुनिटी कम बार मिलेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, राइट अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तभी आप ट्रेड करें। तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एपिसोड बना के आप लोगों के साथ वो शेयर कर पाऊँ, ताकि जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है वो मैं आपको बता पाऊँ। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.